जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, सारे लोग एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी सर, आज जिस सेशन के लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आज फर्स्ट क्लास है इसकी, CMA USA की। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं एक्सेल पे क्लास वन को सब, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे स्टूडेंट, कि मैं नोटिंग करता रहता हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की जाती हैं। क्लास वन है जी, आज 13 जनवरी को। ठीक है, हमारी कौन सी आज क्लास है? सर ये हमारी क्लास है CMA USA की। ठीक है। अच्छा सर, आपको बताता चलूं कि आप लोग जैसा कि जानते हैं, पाकिस्तान में भी है CMA। ठीक है, पाकिस्तान में भी CMA है। ठीक है, जिसको कौन सा अदारा ICMA पाकिस्तान करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली इनके तो पेपर जो है ना, वो लंबा चौड़ा सिलसिला है। ठीक है, कोई 18 पेपर्स हैं, लेकिन हम तो आए हैं सर CMA के लिए, इसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको बताता चलूं, जो इनकी मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है CMA USA की। ठीक है, इसके लिए बल्कि वो, सॉरी मैंने CMS लिख दिया, CMA USA हम खोल लेते हैं। ठीक है सर, इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर ये हमारी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन है। ठीक है, क्या है जी? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन है। ठीक है सर, आपको बताता चलूं कि आप लोगों में से बड़े से लोग को इल्म होगा। ठीक है, बड़े से लोग ये जानते होंगे। ठीक है, कि ये जो क्वालिफिकेशन है, ये 150 कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। 150 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और इसकी वैसे तो आप ये कह लें, डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन ये एक फाइनेंस एंड मतलब फाइनेंस की मैनेजमेंट की एक सर्टिफिकेशन है। ठीक है, जैसा कि नाम से ज्यादा है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, आज इस क्लास के बारे में जब हम आए हैं, तो इसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये एक वास्ट इसकी वर्थ है आपके गल्फ में और बाकी डिफरेंट कंट्रीज में। तो आज हमने फर्स्ट क्लास को डिस्कस करना है। बड़े सारे लोग मुझे जानते हैं आपकी क्लास में से ही, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। आई थॉट दैट नहीं नहीं, सेक्शन का नहीं अपना था। ठीक है। अच्छा, तो इसमें सर, बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ICW क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लॉयर भी हूँ, और उसके अलावा फेलो मेंबर हूँ इसका सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइजर का, लॉ किया हुआ है, और उसके अलावा मैंने मास्टर किया इकोनॉमिक्स में। एक अरसे से टीचिंग कर रहा हूँ। तो सर, आज हमने बेसिकली जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, वो CMA का जो पार्ट वन है, उसको हमने स्टार्ट किया है। बिफोर दिस की हम इसको स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो बुक यूज करनी है, वो हॉक की यूज करनी है। किसकी? हॉक की। सर, आपकी ग्लैम भी है, हॉक भी है, डिफरेंट बुक्स है, लेकिन हम सारी बुक्स को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो पढ़नी है जो हमारे पेपर के एतबार से हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, पेपर के लिए मैं बात करूँ तो हमारे पास जो हॉकी अभी मेरे पास लेटेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, 2015 के भी कुछ दिन तक जब आ जाएगी, तो आपको शेयर कर दी जाएगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो लेटेस्ट एडिशन मेरे पास अवेलेबल है, वो 2024 का है। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ये वाला जो एडिशन है। ठीक है, इसमें सर अगर हम बात करें, तो ये जो हमारी बुक है, या जो पेपर वन है, आप याद रखिएगा कि हम किसी भी सीक्वेंस में पेपर दे सकते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू को अलग अलग। पार्ट वन थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है एज कम्पेयर टू पार्ट टू के। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि पार्ट टू का जो सिलेबस है, वो थोड़ा कम है, पार्ट वन का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो ये आपके सिलेबस के डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है, और इन एरियाज की मैं बात करूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा। हम यहाँ से इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बुक आप लोग के साथ जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ शेयर हो जाएगी। हमारी बुक ये बताती है, हमारा ये जो पेपर है पार्ट वन जो है, बेसिकली आप लोग जानते हैं सिर्फ दो पेपर है। सिर्फ क्या है? दो पेपर हैं आपके लिए। इसके साथ शायद आपको पता होगा, बड़े सारे सवालात हमारे जो डेमो सेशन था उसमें हो गए थे। इसमें सर हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डिसीजंस है, प्लानिंग एंड बजटिंग है, परफॉर्मेंस है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स है। तो सर इसके लिए आपका, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे। ठीक है, आप लोग के लिए, ये जो इनकी वेटेज है, तो ये जो आपके डिफरेंट किस्म के पोर्शंस हैं, ये सेक्शंस हैं पार्ट वन के, वो आपकी स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ये वाले बुक से ही मैंने लिए हैं, इसलिए लिए हैं सो डैट के आप बुक से पढ़ते हैं तो आपकी वो एक अंडरस्टैंडिंग जो मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि जो आपका फोकस होगा एग्जाम में, वो आपका सबसे पहले कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है,
और इन डेप्थ आप थिंकिंग कर सकें, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 75% हमने ऑब्जेक्टिव पेपर देना है और 25% सब्जेक्टिव देना है, वो भी आपको गिवन सिनेरियोज में से आंसर करना होगा, सिनेरियो को पढ़ के उसमें से रिस्पॉन्स करना होगा, ठीक है? अब ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, बजाय कि हम इस वन बाय वन सेक्शन को एक्सप्लोर करें, हम आज सेक्शन जो वन है उसको स्टार्ट ही करेंगे। आपका कोई सा भी सीक्वेंस हो सकता है, पार्ट वन का, पार्ट टू का, लेकिन इसके लिए आपको बताता चलूं, द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? एंड ऐसे सिनेरियो, ठीक है? यानी कि जो आपका पार्ट वन है उसमें आपके दो क्वेश्चन हैं जो ऐसे टाइप हैं और एक 100 मार्क्स का ये पेपर होगा जो कि एमसीक्यूज का होगा। याद रखिए 100 मार्क्स का नहीं, 100 मल्टीपल चॉइस का। याद रखिएगा कि ये बुक जो है ये हमारे लिए प्राइमरी रिसोर्स होगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपने 10,000 की सब्सक्रिप्शन पे लेना होगा। वो हर सिस्टम के लिए अलहदा यूज होता है। मेरा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा और आपका मेरे पास नहीं चलेगा। तो इसकी हमने बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी, कंसेप्ट डिलीवर करना मेरी ड्यूटी होगी, ठीक है? द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी प्रेजेंटेड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। याद रखिएगा हमारे कितने सेक्शन हैं सर? हमारे सेक्शन हैं 6, ABCDEF। जब आपका एग्जाम होगा तो आपके पास कोई सीक्वेंस फॉलो होगा या नहीं होगा? कहता है बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा। किसी भी तरह से एक सेक्शन का क्वेश्चन आ गया, फिर अगले सेक्शन का आ गया, फिर अगले सेक्शन का आ गया, या फिर एक छोड़ दिया अगले सेक्शन का आ गया, तो इस तरह से, ठीक है? नाज़िम साहब आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे, किसी के लिए एग्जामेशन नहीं है। यूएस वालों की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि एग्जामेशन देते ही नहीं है। 10, an exam might begin with a sale variance question, then follow that with an inventory question। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन और दूसरे के बाद दो छोड़ के छठे सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी? Only candidate who secure minimum 50% correct on the multiple choice question of the exam will be eligible to take the essay question। ठीक है जी? यानी कि आपके पहले पार्ट में से 50% मार्क्स आएंगे तो आप दूसरे पार्ट पे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि आप लोगों में से बड़े सा लोग ये देखना चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, कैसे देख रहे होंगे। सर हमारा जो मेन फोकस होगा वो सारे का सारा हमारा कंसेप्चुअल मतलब होगा। हमने मेन चीजों को समझना है। ये बिल्कुल आपको जीरो से लेके स्टार्ट करेगा। जीरो से कैसे लेके स्टार्ट करेगा कि यानी कि वो आपके कंसेप्ट ऐसा ऐसा वो आपको एक बिगिनर लेवल से लेके आपको वो एक एडवांस लेवल पे ऐसा लेके जाएगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कहीं जाएं तो आपको एक एक चीज का पता हो। यानी कि ये जो पेपर है आपका, ये ऐसा हरगिज मत लीजिएगा कि ये बहुत बेसिक, और ये मत लीजिएगा एडवांस है। जो पेपर आपका आएगा वो इतना टफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली होगी, सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे, तो वही अटेम्प्ट कर पाएगा, वही पास हो पाएगा, ठीक है? अब बताता चलूं कि जब हम सेक्शन वन के ऊपर लैंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 6 सेक्शन हैं पार्ट वन के, तो उसमें से आज मैं सर डायरेक्ट लैंड कर रहा हूँ आपके सेक्शन वन के ऊपर, ठीक है? अच्छा जी, जो सेक्शन ए है जिसको सेक्शन वन मैं कह रहा हूँ, यानी कि पार्ट वन उसका सेक्शन ए, इसके अंदर सर सबसे पहले आपका कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड बैलेंस शीट का, ठीक है? जब सर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है? अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, बड़े सारे लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग हैं शायद उनको ये पता होगा और बहुत डिटेल में पता होगा और उनको ये लगेगा कि सर ये बात है हमें पता है। लेकिन मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स जिनको इतना डिटेल में नहीं पता, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है मैंने उनको भी लेके चलना है, जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है उनको भी, और जिन्होंने सी अंडर किया हुआ है उनको भी। शायद सीए वालों के लिए ये बात शायद मजाक वाली होगी कि सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होते हैं? जैसे फर्ज करें कि आपके पास, मैं एक मिसाल देता हूँ, कि आपकी माली हालात को शो करने के लिए क्या होता है कि आप कहते हैं सर मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास इतना कैश है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास सर उसके अलावा फर्ज करें कि प्राइस बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की चीजें आपके पास होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को शो करती हैं, ठीक है? तो अब ये सारे क्वेश्चन हमारे ओरिएंटेशन में पहले हो चुके थे, अगर आपने ओरिएंटेशन ली हुई है, ठीक है, वरना आप ओरिएंटेशन को दोबारा अटेंड कर लीजिएगा, ग्रुप के अंदर दोबारा उसका लिंक मैं भिजवा दूंगा। पर आपके डिफरेंट किस्म के आप कह लीजिए एसेट्स होते हैं, ये आपकी क्या बताते हैं फाइनेंशियल वर्थ को, कि आपके पास आपकी फाइनेंशियल वर्थ क्या है। यानी कि जितने मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उतना ही वो कहा जाए कि यार बंदा ये रिच है, इतना मालदार है। लेकिन इस तरह से याद रखिएगा कि ये सिर्फ बैंक की बात नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज भी तो आप बेच के पैसे कमा सकते हैं। आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, मेरे पास गाड़ी है,
मेरे पास कुछ और गोल्ड पड़ा हुआ है, यानी कि आपकी डिफरेंट चीजें होती हैं जो आपको बेच के बिल्कुल पैसे अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जो आपकी कंपनीज होती हैं उनके भी एसेट्स होते हैं। और ये भी हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों के पे करने हों, ठीक है। अब याद रखिएगा सर, समझ नहीं आई कि क्या एसेट्स क्या लायबिलिटी। सर कंपनी के पास उनका कैश एक एसेट है, उनके पास उनका बैंक एक एसेट है, उनके पास उनका स्टॉक एक एसेट है। यानी कि वो चीजें जो कंपनी बेच के पैसे ले सकती है, या तो वो खुद ही पैसे हैं या पैसे ले सकती है, वो कोई भी चीज हो वो आपका एसेट है, सादा लफ्जों में। और अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज क्या होती है, जिन जिन लोगों के आपने पे पैसे करने हैं तो हम कहते हैं अच्छा फलाने का पेबल है, फलाने का पेबल है, फलाने का पेबल है। तो उनको कंबाइन करके हमारा लायबिलिटीज को रेफर किया था कि हमारी ये लायबिलिटीज हैं। तो इसको जब उसने डिफाइन करने की कोशिश की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो कहता है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है उसको उसने वो नहीं किया। उसने आपको कहा कि सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बताता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश की कि जिसमें आपके एसेट्स होंगे और आपकी क्या शामिल होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, वैसे तो ऑनर इक्विटी वगैरह भी होती है, उसको अभी डिस्कस नहीं करना। अभी हम बिल्कुल लेमैन के तौर पे चल रहे हैं। एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। वैसे है भाईजान, सबसे पहले कि आप इसको जाएं तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है सर, ये एक आपका सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको बताता चलूं, जैसे आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, जिस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, जिस तरह से आपका टैक्स एक सब्जेक्ट है, इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसके अंदर आप रिपोर्टिंग करते हैं किस चीज की, रिजल्ट्स की और उसके इफेक्ट्स की, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी। सर समझ नहीं आई। कहीं पे आप पैसे पे कर रहे हैं, वो पे करने से उनको आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कहीं से पैसे आने हैं तो उस पे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बेसिकली आपके ट्रांजैक्शन को, आपके लेन देन को आसान अल्फाज में रिकॉर्ड करने का जो मैकेनिज्म है उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आपका सब्जेक्ट है, वो आपको बताता है कि आपने अपनी ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। इस रिकॉर्डिंग को हम आगे टाइम बाय टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जरूरी क्यों है सर, ये जरूरी इसलिए है, उसकी वजह ये है कि जैसे कि सर आप लेट्स सपोज कि देखना चाहते हैं किसी भी लम्हे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि सर आपकी फाइनेंशियल वेल्थ क्या है, आप कितने अमीर हैं, तो आप कहेंगे यार देखो मेरे पास गाड़ी है, ये है, ये है, ये है। वो कहे सर कितने लोग के पैसे देने हैं, आप कहेंगे मेरे पास 2 करोड़ के एसेट है, मैंने 50 लाख लोग के देने हैं। तो मेरे पास जो नेट शैल में चीजें हैं वो कितनी हैं, 1.5 करोड़ रुपए की हैं, ठीक है। मतलब फर्ज करें 2 करोड़ के एसेट्स हैं और 50 लाख में लोग को देने हैं, तो मेरे पास 1.5 करोड़ की चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फाइनेंशियल वर्थ है वो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज डिटरमिन करते हैं। लेकिन उनको प्रैक्टिकली हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करना है उसको हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका पर्पज क्या होता है बेसिकली, यूजफुल इंफॉर्मेशन। किस एतबार से कि किसी भी एंटिटी को एक मिसाल देता हूं इसको डिस्कस करने के लिए। सर 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जब हम कभी गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके फर्ज करें कि मैं कहता हूं HBL, ठीक है। HBL में एनुअल रिपोर्ट खोलता हूं, 2024 की रिपोर्ट या 23 की रिपोर्ट, जो भी 23 की रिपोर्ट आ रही है उसी को खोल लेते हैं। सर ये देखिएगा, ये सर आपकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले एरिया पे आपको लेके जाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग होती रहे। VN मिशन ऑडिटर रिपोर्ट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। 76। एक एक चीज मैं आपके साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल डिस्कस किया करूंगा जब हम करेंगे। सर ये देखें, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन हम जिक्र कर रहे थे किस चीज का, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे, उसमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक चीज का नाम होता है फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बताती है कि आपके पास एसेट्स क्या क्या हैं। अब ये देखिए, मैंने HBL के अकाउंट्स खोले हैं। आप इस डॉलर साइड को छोड़ दीजिए, आप इस साइड को देखिए। 2022 में इनके पास इतना कैश पड़ा था बैंक के पास, अपने पास और डिफरेंट उन्होंने बैंकों के पास भी रखवाया हुआ था।
अब ये 2023 में इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड हैं, आपको ये चीज नजर आ। अच्छा, इसमें आपके डिफरेंट एसेट्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि सर 22 में इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, आपने कहना है सर ये थी। 23 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एलिमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपकी बैलेंस शीट है, ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है चीज इस चीज के बारे में, एंटिटी के बारे में, ताकि आप एक डिसीजन कर सकें। क्या डिसीजन कर सकें? सर मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो क्या मैं वो शेयर खरीदूं कि ना खरीदूं, कैसे देखूंगा? सर मैं देखूंगा कंपनी के पास, अभी मैं जितना बताऊंगा आपने उतना रहना इंशाल्लाह। ऑल द टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। हम कहेंगे अच्छा कंपनी के हालात क्यों हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एसेट पिछले साल इतने थे, इस साल इतने हो गए हैं। तो ये कैसे हुए होंगे? ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ कमाया होगा, कुछ कंपनी के पास फंड्स आए होंगे। कैसे आए होंगे? ऑब्वियसली कंपनी ने बिजनेस किया हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब सर ये हुआ, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ये आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? उस अदारे के बारे में, एंटिटी। यानी कि अभी एंटिटी कौन सी थी? एचबीएल था। ये एंटिटी वो कंपनी का जिक्र कर रहा है जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होंगे। अच्छा, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? ताकि हम डिसीजन कर सकें। कौन कौन से सर हम डिसीजन कर सकें कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने अपने इस बिजनेस को, जिस जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे थे, कि उसमें पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या मजीद इन्वेस्ट करें कि ना करें, ठीक है। इस कंपनी में हमारी कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको इससे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि अच्छा मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा कर रही है। अच्छा कर रही होगी तो कंपनी ऊपर जा रही होगी, बुरा कर रही होगी तो कंपनी नीचे आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद इससे हमें क्या पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि कंपनी जो कवानीन है, जो कंट्री के मुख्तलिफ कवानीन है, अगर कंपनी फर्ज करे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का कानून, यूके में है तो यूके का कानून, यूएस में है तो यूएस का कानून, जिस कंट्री में उस कंट्री के कानून को, कवानीन को फॉलो करती है, यानी कि कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी। रेगुलेटरी क्या होती है? जो उस कंपनी के ऊपर कवानीन लगते हैं, वो उन कवानीन को कंप्लाई है कि नहीं करती। यानी कि बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कह रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली ये जो आपके ये स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, ये कैसे बनी? बनाने का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा, इसको बनाया क्यों गया? ताकि अभी इसको बनाना हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसको बनाया क्यों किया सर? इसलिए बनाया गया ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है? ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट और अदर डिसीजंस के बारे में जान सकें। तो सर मुझे यहाँ तक बताइएगा कि मैंने आपको कोशिश की कि थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, ठीक है, बताइएगा। अहमद मुर्तजा, इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें यूएस गैप्स भी हैं, ठीक है, आईएफआरएस भी हैं, जहां जहां फर्क होगा उसको हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। यूएस गैप्स में और इनके अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये एक्सटेंडिंग एंड विदहोल्डिंग क्रेडिट का क्या मतलब है? याद रखिएगा कि अब ये बंदा कोई, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, कोई बंदा लोन देता है कंपनी को, क्या करता है? लोन देते हैं। अब उसको मजीद लोन देना चाहिए, उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द लोन, ठीक है। लोन को एक्सटेंड करना, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि लोन को विद होल्ड करना, यानी कि मजीद उनको लोन ना दिया जाए, उनको मजीद क्रेडिट ना दिया जाए, ताकि उनका लोन रोक लिया जाए, ठीक है। बेसिकली मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक हो गया सर? जी सर, थैंक यू। थैंक यू। नहीं नहीं आईफोन साहब, कोई स्ट्रॉन्ग मैथ नहीं, ये सारा आपका कैलकुलेटर बस यूज होना चाहिए और आना चाहिए आपको। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ का बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आपको जो कंसेप्ट, ये अभी देखिए यहाँ पे भी ऐसे से आपको आइडिया होता जाएगा कितनी को मैथ हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ की इन्वॉल्वमेंट है, ये नहीं कि मैथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर उसके बाद, अब सर ये कौन लोग होते हैं जो आपके यूजर होते हैं? यानी कि यूजर किसको कहते हैं सर? आपका फोन है तो आप उसके यूजर कहलाते हैं। आपके पास फर्ज करें कि गाड़ी है तो आप उसके यूजर हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यानी कि जो बंदा किसी चीज को इस्तेमाल करता है वो उसका यूजर कहलाता है। अब ये जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस, आपके एसेट्स, सब अक्सर चीजें आ रही होती हैं, सर इसको कौन यूज करता है? तो इसके यूजर्स की मैं बात करूं तो इसके जो यूजर्स हैं, थैंक यू, इसके यूजर आपके कितने तरह के होते हैं सर? इसके यूजर आपके कुछ 4 तरह के उसने लॉ में लिखे हैं, लॉ में लिखे हैं, आपकी बुक के अंदर लिखे हैं। तो उसमें एक वो कहता है डायरेक्ट यूजर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट यूजर से क्या मुराद है? वो कहता है डायरेक्ट यूजर ऐसे यूजर को कहते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होता है बाय द रिजल्ट ऑफ द कंपनी। क्या मतलब है? अगर कंपनी ऊपर जाएगी तो उसको फायदा होगा, अगर कंपनी नीचे जाएगी तो उसको नुकसान होगा। कैसे? सर आपका इन्वेस्टर, कंपनी का प्रॉफिट होने से उसको फायदा होता है कि उसका भी प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि कंपनी से हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में है तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपके एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज किस तरह से सारे इफेक्टेड होते हैं? आपकी कंपनी ऊपर जा रही है तो हर बंदा उस कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो मुलाजमीन को अपनी सैलरी के लाले पड़े होंगे। मैनेजमेंट का भी इस तरह से है, अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो हर बंदा मैनेजमेंट पोजीशन में आना पसंद करेगा, अदरवाइज कंपनी को लीव कर जाएगा। सप्लायर्स का भी ऐसे है कि लोग कंपनी को क्रेडिट देंगे, अदरवाइज चीजें उधार नहीं देंगे। आपके मतलब इसका क्रेडिटर भी बिल्कुल इस तरह है। इसमें सप्लायर में बेसिकली वो गुड सप्लाई करने वाले लोग हैं, और क्रेडिटर्स में सारे किस्म के लोग हैं जो कंपनी को लोन देते हैं। तो यानी कि ये डायरेक्ट यूजर किस स्टेक पे होते हैं, उनको पैसे आने का या पैसे जाने का नुकसान अटैच होता है, ठीक है। तो ऐसे यूजर को जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं कंपनी के फायदे या नुकसान से, उनको डायरेक्ट यूजर्स कहा जाता है। अब इसके ऊपर आ सकता है एमसीक्यू, आ सकता है कि डायरेक्ट यूजर कौन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल कोई आ सकती है कि डायरेक्ट यूजर की एग्जांपल में से कौन कौन सी एग्जांपल है, ठीक है, तो 3 4 दी हो, या कौन कौन सी एग्जांपल नहीं है उसमें से एक ऐसी एग्जांपल दी हो जो इसमें नहीं आता। तो मुझे बताइएगा कि आपको डायरेक्ट यूजर की समझ आ गई है? यस जी, सर। जी एक सर आ गई। जी सर, समझ आ गई है। अच्छा जी, फिर सर हम जिक्र करते हैं इनडायरेक्ट यूजर का, ठीक है। इनडायरेक्ट यूजर से याद रखिएगा ऐसे यूजर जो मुराद हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यूजर आर द पीपल ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट कह लें। इसमें थोड़ा सा अल्फाज को चेंज करने वाला है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। जिनका डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये कैसे लोग हैं? फर्ज करें कि आपके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एडवाइजर्स हैं, अगर कंपनी फर्ज करे, ये भी इफेक्ट होते हैं कैसे, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते। अच्छा, फर्ज करें कि आपका ये तो नहीं है कि हम किसी कंपनी को देख के अपना ऑफिस खोलेंगे कि यार अच्छा फलानी कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो हमें से लोग उसका ओपिनियन लेने आएंगे। ओपिनियन तो किसी भी कंपनी का लोग लेने हमसे आ सकते हैं, लेकिन फर्ज करें कि जितनी कंपनीज मार्केट में ज्यादा होंगी, ठीक है, तो उतने हमारे ओपिनियन ज्यादा होंगे, लोग हमसे ज्यादा मशवरे लेंगे, और जितनी कंपनियां कम होती जाएंगी हमारे फैसले वो डिसीजन कम होते जाएंगे। तो इस तरह से एक बात को समझिएगा, जो आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं डायरेक्टली तो शायद वो एक तरह से कनेक्टेड नहीं होते किसी कंपनी से, क्योंकि डायरेक्टली उनको ना तो कुछ सैलरी हर मंथ मिलनी है, ना हर मंथ उनकी कोई अटैचमेंट है। लेकिन याद रखिएगा कि वो किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? कोई बंदा उनसे ओपिनियन लेने आ जाता है, कोई बंदा उनसे एडवाइस लेता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना करें। आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे हुए ब्रोकर्स हैं और बाकी लोग हैं। इस तरह आपके बाकी एजेंसीज हैं, लॉ एजेंसीज हैं, जिसमें आपकी टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके बाकी एससीसीपी या उस कंट्री का जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, ठीक है, वो कंपनी हाउस हो या जो भी हो, तो वो कनेक्टेड होते हैं। तो इनडायरेक्ट यूजर डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली से वो ये हो रहा था कि उनको मंथली उनको या कोई एनुअली हिट पड़ रहा था। इनको ये नहीं है कि ये पैसे मिलने थे, कंपनी के नुकसान होने से वो नहीं मिले, लेकिन हिट इनको भी पड़ती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि वो डायरेक्टली हिट नहीं पड़ती, इनको इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में उस बंदे के ऊपर स्टेट इम्पैक्ट आ रहा था, ठीक है, अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। भाई माइक को अनम्यूट ना करें, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा भाई। इंटरनल यूजर्स, अच्छा इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? सर जैसा कि नाम से यह जाहिर है, ये कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो किसी भी कंपनी के, किसी भी अदारे के अंदर के लोग हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि एक बंदा एक वक्त में वो डायरेक्ट यूजर भी हो बीइंग इन्वेस्टर, ठीक है, और एक वक्त में इंटरनल यूजर भी हो, ठीक है। इंटरनल यूजर क्या है? ये मोस्टली याद रखिएगा कि वो, अब बल्कि इन्वेस्टर को छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट एक डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, और दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो इंटरनल यूजर भी है। कैसे?
उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे उन्होंने अगले साल की अपनी प्रोजेक्शन करनी है, अगले साल का उन्होंने बजट बनाना है कि उनका जो बजट है, उनकी प्रोजेक्शन है, वो किस पे बेस करेंगी, वो पिछले साल के जो फाइनेंशियल्स होंगे उस पे बेस करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स क्या हैं? एक्सटर्नल यूजर्स ऐसे यूजर्स होते हैं जो आपकी एंटिटी के नहीं हैं, वो आपके बाहर के लोग हैं। आप इन्हीं यूजर्स को आप ये कह सकते हैं, फर्ज करें कि आपके कौन से लोग सप्लायर्स हैं, ये एक टाइम पे आपका डायरेक्ट यूजर भी है और साथ में ये एक्सटर्नल यूजर भी है, ठीक है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है आपको वो लोन को देते हुए, क्रेडिट को प्रोवाइड करते हुए, या फिर आपको लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो यानी कि एक वक्त में एक बंदा आपकी एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर भी फॉल कर सकता है, ये मसले वाली बात नहीं है। तो आप मुझे दोबारा से बता दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, फिर आपका जो यूज है उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि उसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसका यूज कौन करते हैं? यूजर्स करते हैं। यूजर्स कितनी टाइप के होते हैं ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मुझे बताइएगा, आपको एक क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? जी सर, समझ आ गया। मेरे साथ 50% पासिंग रेशियो नहीं है, 72% है, आपने गलत बताया, ठीक है, 72% पासिंग रेशियो है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर इसकी ये बताएंगे कि कितने इसकी अटेम्प्ट्स होती हैं? सर माजरत के साथ आपने नाराज नहीं होना, आज मेरा जो सेशन है ये हमारा क्लास का सेशन है। मैं आपको अर्जी करता चलूं कि आप यूट्यूब पे जाके, हमारा चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर जाके हम आप जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन सर्च करेंगे, यहाँ पे हमारे चैनल पे आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पे वीडियोस के ऊपर जाएंगे। तो सर ये तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक डेमो दिया गया था। अगर उस डेमो की मैं बात करूं तो ये यहाँ पे CMA USA, बल्कि अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को कि डेमो ग्रुप के अंदर दोबारा भेज दें। तो इस डेमो को आप देख लीजिएगा, इसमें आपके बड़े सारे क्वेश्चन एड्रेस्ड हैं। अगर आप इसको सुन के आएंगे अगली क्लास में और फिर भी आपका क्वेश्चन एड्रेस नहीं होगा, कोई रह जाएगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फिर आप अगली क्लास में आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी सारे क्वेश्चन तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा जी, सर इसके ऊपर आपको बताता चलूं कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, याद रखिएगा, उनको कुछ चीजों की जरूरत है या उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं। क्या ड्यूटीज हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे मोबाइल यूज करना ही नहीं आता, मुझे मोबाइल दे दिया जाए तो मैं बजाय मोबाइल को सही चलाने के बल्कि उल्टा खराब कर दूंगा। इस तरह से जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास आए तो जो आपका जो IFRS है, जो आपके यूएस गैप्स हैं, ठीक है, जो मेनली जो यूएस गैप्स हैं वो आपको क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि आपको नॉलेज होगा, तो तभी किस चीज का नॉलेज होगा? बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ आ सकती है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपके हाथ में आ गई, आपको पता ही नहीं कि बिजनेस क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो सर याद रखिएगा कि इसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है, इसका आपको फायदा नहीं होगा। भाईजान, जैसे आपकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती हैं, जैसे CA सर्टिफिकेशन है, ACCA सर्टिफिकेशन है, ये भी प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 पेपर है, ठीक है, और इसको आपने 3 साल में पास करना है। 3 ईयर का कहीं भी नहीं होता भाई, 3 साल में इसको पास करना होता है। ये 1 साल की, आप चाहें तो 1 साल में मतलब इकट्ठे पेपर दे लें, लेकिन वो इतना, वो 1 साल में नहीं, 6 माह में इकट्ठे पेपर दे लें, लेकिन वो टफ हो जाता है, ठीक है। का माना ये जाता है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना है, तो आपको समझना है, तो आप अज्यूम किया आता है कि आपको बिजनेस का भी पता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी पता है। सर हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप हमें बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बताएंगे, तभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप क्या है, टू बी विलिंग टू स्टडी द इन्फॉर्मेशन विद रीजनेबल डिलीजेंस, और आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने आए हैं, जैसे आज आप पढ़ने आए हुए हैं। उसके बाद आपको रीजनेबल लेवल ऑफ क्या चाहिए? कॉम्पिटेंस चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपको पता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस से क्या मुराद है कि आप उस सब्जेक्ट को या उस चीज को पढ़ने के लिए आपका पास नॉलेज है। तो यानी कि 3 चीजें हैं जो, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं, नंबर 1 पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नंबर 2 पे आप रीजनेबल इंटेलिजेंस भी रखते हैं उस चीज को पढ़ने के लिए, यानी कि विलिंगनेस भी आपकी, और नंबर 3 पे आपके पास कॉम्पिटेंस भी है। अगर ये आप चीजें सारी पूरी कर लेते हैं तो आप याद रखिएगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हैं। यानी कि अगेन घुमा फिरा के जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की थी
टाइम पहले, तो कहता है कि इनको समझने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यानी कि अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं सीखे, बस मैंने आपको दिखा दिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। अगर मैं आपको जुबानी बताता तो शायद आपके जेहन में समझ ना आती कि यार अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होती है, बनी क्या होता है। इसमें अभी ये देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है एक होती है बैलेंस शीट, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है, आपके क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं इसके 5 कंपोनेंट हैं या 5 पिलर हैं। जिस तरह से समझाने के लिए आपके इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, बिल्कुल इस तरह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी 5 पिलर्स हैं। ठीक है, आपके 5 पिलर्स में सबसे पहला पिलर उसने कहा है कि उनके हिसाब से बैलेंस शीट है, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाता है। तो सर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये क्या आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। शुरू में कंसोलिडेटेड को छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है, आपके एसेट्स और आपके लाइबिलिटीज और आपके शेयर होल्डर की जो इक्विटी होती है वो आती है। अब ये क्या चीजें होती हैं सर, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं अनफॉर्चुनेटली आयशा देर इज नो एग्जाम्पशन अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, उसके बाद सर आपको बताता चलूं, आपके आयशा ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो ये लोग 2 पेपर है तो वो एग्जाम्पशन नहीं देते। 150 कंट्रीज में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सर आपकी बैलेंस शीट को हमने देख लिया, जिसको हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा। इसके ऊपर सर अगर इसको मैं आपको बताऊं, तो आपकी बैलेंस शीट के बारे में आपके एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये भी ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। सर आपके क्या आ रहे होते हैं, एसेट्स आ रहे होते हैं, आपकी लायबिलिटीज आ रही होती हैं, आपकी इक्विटी आ रही होती है। अभी आपने देख भी लिया होगा कि यही चीज थी, अभी हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा ना, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज को प्रैक्टिकल लेके चलूंगा कि आपको चीजों की विजिबिलिटी रहे। दूसरे नंबर पे सर एक इनकम स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसमें दूसरा कंपोनेंट आपका इनकम स्टेटमेंट होता है या होती है, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, जब मैं सर इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जाऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कहते हैं जब हम इसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने कभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, हमने हमेशा क्या करना है, हम सब साहबान ने, आप लोग उसमें, ये जो मैं चीजें, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से, ये पॉइंट्स जो लिखे होते हैं ना इसके अंदर, वो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स वाइज समझाने की कोशिश की है। ये आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजर। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं हमने इनको फॉलो करना है। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलना, लेकिन कहा जाता है। लेकिन आपके लिए जो प्राइम सोर्स है आपका ये बुक है, इस बुक को फॉलो करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में वो क्या कहता है, वो ये बोलता है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। आपको बताता चलूँ तो सर इनकम स्टेटमेंट ये होती है जिसमें आपकी इनकम आ रही होती है। ये चूंकि बैंक का है तो चलो मैं किसी और कंपनी का खोल लेता हूँ, क्योंकि बैंक का थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। तो मैं निषाद पावर का खोल लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए, आप भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, सर यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप वन बाय वन एक एक चीज मेरे साथ देखेंगे। आपका ये होता है सर, चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा फ्री फ्लोट को नहीं देखना हमने। सर मैं आपको रिस्पेक्टिव एरिया पे लेके चलता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि वो इनकम स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पे सर आपकी इनकम आ रही होती है, आपका रेवेन्यू आ रहा होता है, आपकी सर कॉस्ट आ रही होती है, सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। ये कैसे आता है इसको मैं बस समझाऊंगा, बाद में बताऊंगा। इसमें सर आपका टैक्स आ रहा होता है। ठीक है, इसमें सर आपके टैक्सेस के अलावा आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये देखिए टैक्स आ रहा है। इसमें सर आपका प्रॉफिट आ रहा होता है, इसमें आपका अर्निंग पर शेयर आ रहा होता है। ये क्या चीजें हैं, इंशाल्लाह इसको सिलेबस में यही चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो आपका सर दूसरा जो कंपोनेंट है वो कहता है इनकम स्टेटमेंट होता है। सर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का टैक्स कितना है, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं, तो इसको भी देखा जाएगा। फिर आपका सर आता है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की बात करें तो ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, इस पे सर कुछ चीजें आ रही होती हैं
क्या चीजें आ रही होती हैं इसमें? वो चीजें आ रही होती हैं जो आपकी, आप कह लीजिए, अच्छा बोर तो नहीं होगा भाई, बता दीजिएगा, बोर तो नहीं हुए? कंफर्म कर दीजिएगा। सर आप लोग मेरे साथ अवेलेबल हैं? बड़ी मुश्किल से। अब्दुल कयूम साहब, आपको पता है मैं तो अपनी क्लास में, टाइप करके बता दें, मैं तो अपनी क्लास में आपको पता है कि सब लोग को इंगेज रखता हूँ, ठीक है? तो मेरे पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं, बस टाइप करके बताया करें मुझे। अच्छा जी, शाबाश। अच्छा सर, इसमें अब ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? सर ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अभी हमारे पास आई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फर्ज करें, अच्छा मेरी गाड़ी 2 लाख की थी, अब 3 लाख की होगी है, तो लाख रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, ये वाली चीज है। घर मेरा था वो फर्ज करें 1 करोड़ का था, वो महंगा हो गया। ये वैसे मिसाल दे रहा हूँ, अभी इसको मैंने समझाना है। तो आप 2 करोड़ का हो गया, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? और फर्ज करो कि वो 1 करोड़ का था, 50 लाख का हो गया, 50 लाख नुकसान हो गया, तो नुकसान बुक कर लिया जाए। यानी कि ऐसी चीजें जो आपकी हुई नहीं है, वो आप क्या, नहीं सर अभी बेचेंगे तो हो जाएगा। सर आपने बेचा तो नहीं है, आपने गाड़ी सेल तो नहीं की, गाड़ी आपने सेल तो नहीं किया। यानी कि आपका वो नुकसान हो गया है या आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपने एक्चुअली में वो ट्रांजेक्शन की नहीं है, लेकिन वो फर्जी एक ट्रांजेक्शन है, तो इसको यहाँ पे बुक किया जाता है। फंसी भाई, आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बाकी लोग के लिए अनफॉर्चुनेटली मैं क्या करूं। सर ये तो यूएस का सीएमए कोर्स है, तो पाकिस्तान में भी ये सीएमए कोर्स अप्लाई होगा। भाईजान ये हमने यूएस का पेपर देना है, प्रोमेट्रिक के सेंटर पे जाके देना है। कल को मुझे यूएस की सर्टिफिकेशन मिलेगी, मैं अपनी डिग्री पे, वो अपना सीवी पे यही लिखूंगा, सीएमए यूएसए। अच्छा जी। कई लोग कह रहे हैं एसीसीए बेटर है, ये बेटर है। सर आप अगर एसीसीए कर सकते हैं, आप वो कर लीजिए। आपको अगर मैं यहाँ पे गाइड करूंगा, तो मैं कहूंगा यार कि 1 साल में हो जाएगा आपके पास, अगर आप कर सकते हैं ये कर लीजिए। फिर आपको ये लगेगा शायद ये अपने कोर्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ सीपीए पूछेगा तो ऑब्वियसली सीएम में से सीपीए बेटर है, ठीक है? तो सर ये डिसीजन आपका है। अगर आप सीएमए की तरफ आते हैं, तो सर वी आर हेयर टू टीच यू, ठीक है? सर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर इक्विटी आता है, ठीक है? ये सर क्या चीज होती है? सर ये चीज ये होती है, अब इसमें ना चंद अल्फाज आपको ना यहाँ पे चेंज चेंज मिलेंगे। अब ये देखोगे, ये यहाँ पे चेंज इन इक्विटी आ रहा है, वहां पे स्टॉक होल्डर इक्विटी आ रहा है। सर ये फर्क क्यों है? सर मैं आपको जो चीजें अभी दिखा रहा हूँ, फिर हम आपको इंटरनेशनल भी दिखाएंगे। सर अभी मैं आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली यूएस गैप्स के अंदर उसको स्टॉक होल्डर इक्विटी बोला जाता है, और जो यूके बेस्ड वाले हैं वो उसको चेंज इन इक्विटी बोलते हैं। तो बस अभी सर आप बस समझते जाइए कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या होता है। सर इसके अंदर मालिकान ने बिजनेस में जितने पैसे लगाए होते हैं वो आ रहे होते हैं, उसमें से कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है, ये देखें कितने पैसे आपके साल के स्टार्ट में थे। ये इसमें होता क्या प्रैक्टिकली, इसमें सर पूरे साल का प्रॉफिट आ रहा होता है, मौजूदा साल का, पिछले साल कितना प्रॉफिट था वो आ रहा होता है, उन दोनों को मिला कर आपके डिविडेंड दे दिया गया। इसमें डिविडेंड शायद बुक नहीं है, ऐसा है? अच्छा, अगर कोई पैसे दे दिए गए हैं, यहाँ पे नहीं है, बल्कि इसको कम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। एंड पे कितने पैसे मालकान के बिजनेस में पड़े हुए हैं। सर ये कैसे होते हैं? फर्ज करो मैं बिजनेस करता हूँ, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया। तो अगर मैं पैसे 1 करोड़ निकलवाऊं ना, 1 करोड़ मैंने लगाया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो आज कहा जाएगा कि मेरी इक्विटी 2 करोड़ होगी है। मेरी इक्विटी कितनी होगी है? 2 करोड़ होगी है। तो इक्विटी क्या होती है कि जो मालिक के पैसे हैं, फर्ज करें मैंने उस 2 करोड़ में से 50 लाख निकलवा लिया, तो कहा जाएगा कि आप मेरी इक्विटी कितनी होगी है? 1.5 करोड़ होगी है, ठीक है? तो खैर बात करने का मकसद ये है कि जो स्टॉक होल्डर आपकी इक्विटी होती है, इसमें आपके मालकान ने कारोबार में कितने पैसे लगाए, प्लस कारोबार ने कितने कमा लिए, माइनस जो आपके मालकान लेके गए कारोबार के, ठीक है? जी जी, शाबाश ऐसा, बिल्कुल आपने सही नोटिस किया है। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो स्टॉक होल्डर इक्विटी होता है, ठीक है, ये भी आपका एक कंपोनेंट होता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो 5 कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और लास्टली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। लास्टली कौन सा है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता हूँ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो होता है, इसमें आ रहा होता है कि बिजनेस ने कहाँ कहाँ पे पैसे दिए, बिजनेस ने
वो पे किया, इंटरेस्ट पे किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं पे किया, बैंक से पैसे लिए थे उनको फाइनेंस पे किया, फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट पे किया, उन्होंने इनकम टैक्स पे किया, उन्होंने एम्प्लॉयज वगैरह को लोन दिए, ठीक है, उन्होंने फर्ज कहीं से फिक्स्ड एसेट बेच के पैसे आए, उन्होंने कहीं से इंटरेस्ट लिया। सादा लफ्जों में कहूंगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बताती है कि कहाँ कहाँ से पैसे आए और कहाँ कहाँ पे पैसे गए। सर क्या चीज है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बताती है कि कहाँ कहाँ से पैसे आए और कहाँ कहाँ पे आपके पैसे गए। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। तो ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई बंदा हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूछेगा कि उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सर कौन कौन से? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन स्टेक होल्डर इक्विटी, कैश, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और सर इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये इन चीजों को समझने के लिए वो कहता है, जो मैं पहले पहले कहा था, रीजनेबल नॉलेज चाहिए, आपको रीजनेबल इंटेलिजेंस चाहिए, आपको रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें उसने कहा था कि आपको समझने के लिए चाहिए। तो सर वो इंशाल्लाह हम कोर्स में डेवलप करेंगे, ठीक है, इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ तक अगर आप बोर नहीं हुए तो मुझे कंफर्म कर दें। जी। ओके सर, कैरी ऑन सर। कैरी ऑन। जी जी सर। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी। सर आप एक बात याद रखिएगा, अब आज हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, इसके लिए चलो एक हम और बात करते हैं। सर दो कंपनीज हैं, एक कंपनी फर्ज करें यूएस में है, कहाँ पे है? यूएस में है। और एक कंपनी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। एक यूएस में है और एक पाकिस्तान में है। मुझे ये बताइएगा कि दोनों का कल्चर, दोनों का जो इन्वायरमेंट है, और दोनों के अंदर जो एम्प्लॉइज बिहेवियर और बाकी सारी चीजें हैं, सेम होगी कि अलग अलग तरह की होगी? लोग का बिहेवियर, लोग का नेचर, लोग का काम करने का कल्चर सेम होगी, अलग अलग होंगे? डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी सर। अगर लोग डिफरेंट तरह के होंगे, तो उनके मसले मसाइल भी डिफरेंट तरह के होंगे, उनको मैनेज करने के लिए आपकी पॉलिसीज भी डिफरेंट तरह की होंगी, ठीक है। उनको सेटल करने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए आपका जो तरीकेकार होगा वो भी अलग होगा, डिफरेंट होगा। बिल्कुल इस तरह से जब हम जिक्र करते हैं ये अकाउंट्स बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, जो अभी हम देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे? इन 5 चीजों को हम देख रहे थे। तो सर इसके बारे में वो कहता है कि पूरी दुनिया में 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के सर 2 तरीके हैं। सर कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक तरीका है आईएफआरएस का। किसका? आईएफआरएस का। दूसरा तरीका है यूएस गैप्स का। हम दोनों को पहले समझते हैं कि सर इनके अंदर फर्क क्या होता है, इनके अंदर फर्क क्या होता है। सर एक बात याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों में से कोई बंदा बता सकता है कि प्रिंसिपल में और रूल में फर्क क्या होता है? कोई बंदा एक्सप्लेन कर सके कि सर प्रिंसिपल में और रूल में ये फर्क होता है? जी। एनीवन जो प्रिंसिपल में और रूल में फर्क बता सके? कोई भी नहीं है जी? जी। सर मेरा ख्याल है कि रूल जो है ना वो रिटन में होते हैं। सर सर बेसिकली जो रूल होता है ना, उसको ब्रेक करने पे उसकी पनिशमेंट होती है, और जो प्रिंसिपल है वो इखलाकी तौर पे लाजमी होता है बेसिकली आपके ऊपर। अच्छा, कोई और जी? एनीवन एल्स? कोशिश Rules कीजिए। are more specified and there are guidelines to follow that, while principles are based on assumptions as well. Conditionally change होते हैं principles. अच्छा। मैं सर इसको थोड़ा सा, ये आपकी इन कॉलर से आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको जो आंसर बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सर रूल वी हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट।
जबरदस्त, मरियम ने बहुत अच्छा। प्रिंसिपल इज फंडामेंटल बेस्ड, रूल इज स्पेसिफिक, प्रिंसिपल रूल्स वी हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट। शाबाश मरियम। मुकद्दस कहती हैं रूल इज स्पेसिफिक, प्रिंसिपल इज फंडामेंटल बिलीफ। लगता है मुकद्दस ने कहीं से ये कहीं कॉपी पेस्ट मार लिया, ठीक है, लेकिन बात इन्होंने सही की है। फिर याद रखिएगा, जो आपके रू प्रिंसिपल्स होते हैं ना, प्रिंसिपल्स हमेशा, आप जो जनरल बातें कर रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल्स के अंदर याद रखिएगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है। प्रिंसिपल्स के अंदर ये, मैं जो जनरल बातें उनको मैं छोड़ के मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रूल्स होते हैं इनके अंदर लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि आपके प्रिंसिपल्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या मतलब है? यानी कि उन्होंने कहा आप फर्ज करें 2 + 2, ठीक है, इसको आपने 4 ही करना है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट वाले लोग पता क्या कहते हैं, 2 + 2 5 होता है। हमने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा इसमें सिनर्जी का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक बात है कि जो ये 2 + 2 4 ही है, इसमें यानी कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमने शो नहीं करनी, तो ये समझो कि एक सॉर्ट ऑफ रूल बेस्ड है। लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड बात करें तो उसको हम कह सकते हैं यार नहीं, जब 1 और 1 11 होता है तो सर 2 2 5 भी हो सकते हैं, एक बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अभी रहिए, हम इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, ये आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं। कौन सी गाइडलाइंस होती हैं? जनरल गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन इसमें आपके कम रूल्स होते हैं, यानी कि उसने जनरल गाइडलाइन दे देनी है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जो आपके कवानीन होते हैं, जो आप कवानीन मुख्तलिफ पढ़ते हैं, कोई भी लॉ हो, तो लॉ के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको वो हर सिनेरियो कवर करे। वो आपको जनरल गाइडलाइन देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिकली सिनेरियो टू सिनेरियो आप कहते हैं अच्छा जनरल ऐसे होता है, सिनेरियो टू सिनेरियो चीजें चेंज होती रहती हैं। जबकि जो रूल बेस्ड चीजें होती हैं, उनमें आपको बहुत डिटेल से एक एक सिनेरियो को डिस्कस करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जो आईएफआरएस हैं वो Excuse me, I do क्वांटिटेटिव have a हैं। question with you, if you can answer that, please. किशोर, Okay, like we are on the call, all of us with you right now. So being on the call with you and staying mute and listening to you is a rule of the class or is a principle of the class? it's a principle of the class. It's not a rule, it's a principle. Because if I will fix the, I will make this rule, so it will disturb the quality of the education, because you can't open your mic and you cannot ask any question. In I am easy words, allowing you. in easy words, I would assume that rules is something that are specified, it cannot be changed at any point of time, while principle can be changed according to the societal needs that we live in. Let's keep it that way. Exactly, well said, well said, Okay. well addressed. अच्छा जी, तो इसको और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बेसिकली वी आर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड यूएस गैप्स। बेसिकली हमारे मेन फॉलो होते हैं यूएस गैप्स, ठीक है। इसके लिए वो कहता है कि ये जो आईएफआरएस है, आपको दोनों पता होना चाहिए। इंटरनेशनली सबसे ज्यादा जो यूजेज है वो आईएफआरएस का है, वो यूजेज है आईएफआरएस का, ठीक है। लेकिन आपके ये ओवरलैप करते हैं बड़ी सारी चीजों में, ये मोर लेस ओवरलैप करते हैं। जहां फर्क होगा इसको हम समझेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि यूएस गैप्स जो हैं ये थोड़े से क्या है, ज्यादा रिज्ड है, ठीक है। जबकि आपके आईएफआरएस थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी देते हैं। ये भी समटाइम आपसे समझें कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आईएफआरएस क्या होते हैं, ठीक है, आईएफआरएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सर जो आईआरएस है, 1 मिनट दीजिएगा। आप में से बड़े सारे लोगों को पिक्चर देख के क्लैरिटी होती है, वो इसलिए क्योंकि मैं भी स्टूडेंट के तौर पर अगर अपने आप को देखूं तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी देगा आईएफआरएस, ठीक है। बल्कि इसके साथ मैं बुक्स भी लिखता हूँ। सर आईएफआरएस जो होता है, ये इस तरह से कुछ किताबें होती हैं, जैसे ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने खोलूं, ये बुक्स होती हैं जो बताती हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कैसे होते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होते हैं, जिनको मैं ये अभी डिस्कस कर रहा था कि अच्छा जी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ आपका प्रॉफिट एंड लॉस लॉस आता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, ठीक है आपका। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आता है। वो जो सारी चीजें आती हैं, वो चीजें आपकी कैसे बनती हैं, कैसे बनाया जाता है, उनको बनाने का एक तरीका ये है, इन किताबों को पढ़ें। इनको कहा जाता है आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या होता है? आईएफआरएस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिकली ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। चलो खैर मैं आपको कहीं गूगल से दिखा देता हूँ। ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक साहब ने मैडम मरियम ने लिख भी दिया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका मैं सब क्वेश्चन आंसर लूंगा, बेफिक्र रहिए। उसके बाद आपका हम आ जाते हैं IFRS स्टैंड फॉर, ये आपको दिखाने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये कुछ आप कह लीजिए प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अब हम आ जाते हैं यूएस गैप्स, ठीक है। जब हम यूएस गैप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यूएस गैप्स के लिए अभी खैर डिफरेंट जगह पे आपकी स्पेसिफिकली आप इसको सर्च करें, ठीक है, तो आपको उस तरह से कोई बुक नजर नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आपको मार्केट में डिफरेंट इसके कंपैरिजन मिलेंगे कि यहाँ फर्क है। उन कंपैरिजन को एक पॉइंट इन टाइम पे हम देख रहे होंगे। कहीं पे आपको बुक नजर आई? बिल्कुल नहीं नजर आई। और जिसकी बुक नजर आएगी तो स्पेसिफिकली आप कह लीजिए कोई ऑथर होगा, ठीक है, जिसने आपकी तरह मेरी तरह कुछ कंपैरिजन बनाए हुए होंगे जो उनके स्पेसिफिक गाइडेंस है उनको, ठीक है, लेकिन वो गाइडेंस रीड किस्म की गाइडेंस होगी, ठीक है। अभी इसको मुझे पूरा करने दीजिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई आंसर है क्वेश्चन रह जाएगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन, IFRS आपको कहता है कि इंटरप्रिटेशन एक पॉइंट पे और हो सकती है और डिफरेंट सिनेरियो में और उसकी इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रहा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। अलाउइंग कंपनीज एंड ऑडिटर्स टू इंटरप्रेट स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन देयर कंटेक्स्ट, आप कह लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये नहीं है कि अपनी पूरी दुनिया लता बना लें और एक बंदा अपनी मर्जी कर रहा है दूसरी अपनी कर, नहीं, उसमें एक अप टू सम एक्सटेंट है, लेकिन 100% ये नहीं है कि आप अपनी फॉलो करें, मर्जी मर्जी करें, नहीं। और दूसरी बात, लेस फ्लेक्सिबिलिटी एज यूएस गैप्स प्रोवाइड्स मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड गाइडलाइंस लिविंग लेस रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। उन्होंने कहा कि हम एक एक सिनेरियो को, हम हर चीज को कोशिश करेंगे आपको समझा दें ताकि आपके सामने कोई ऐसा सिनेरियो आए ही ना कि आपको कोई इंटरप्रिटेशन अपनी निकालनी पड़े, यानी कि हम हर चीज आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे। अनलेस कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए तो आप उनको गाइडेंस ले लें उनसे। ग्लोबल एप्लीकेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। याद रखिएगा आप जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो खत्म होते जा रहे हैं मेरे दोस्त। पतोली यूसुफ कहती हैं एक बार रूल्स एंड प्रिंसिपल। मैडम रूल्स जो होते हैं ये थोड़े से रिज्ड होते हैं, इसको कम्प्लेक्स होते हैं, इसको फॉलो करना ये डिटेल्ड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल इतने डिटेल्ड नहीं होते, ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ग्लोबल एप्लीकेशन, वाइड पूरी दुनिया में इंटरनेशनली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉलो किए जाते हैं? अडॉप्टेड बाय मैनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, एमिंग फॉर कंसिस्टेंसी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो कहता है ज्यादातर दुनिया में IFRS फॉलो होते हैं ज्यादातर, जबकि आपके जो यूएस गैप्स हैं जैसे कि नाम से जाहिर है प्राइमरली यूज्ड इन द यूएस एंड फॉरेन कंपनीज लिस्टेड इन यूएस मार्केट्स। यूएस गैप स्पेसिफिकली हैं ही सिर्फ यूएस के लिए, और ऐसी कंपनी जो यूएस में ऑपरेटेड हैं, कोई फॉरेन कंपनी है, यानी कि जो यूएस के अंदर कंपनी चल रही हैं उन्होंने यूएस गैप्स को फॉलो करना है। बाकी पूरी दुनिया में मोस्टली आपका क्या फॉलो होता है? IFRS फॉलो होता है। कुछ कंट्रीज ने IFRS के बजाय अपने भी बना दिए हैं, कुछ कंट्रीज ने अपने भी बनाए हुए हैं, जैसे इंडिया के अपने स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। खैर अच्छा जी, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव IFRS का और यूएस का। अच्छा, जो आपका IFRS का पर्पस है वो ये है कि बीइंग अडेप्टेबल टू डिफरेंट लीगल कल्चरल एंड कमर्शियल एनवायरनमेंट एमिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। कहता है कि पूरी दुनिया में ये फॉलो हो रहा है, इससे फायदा क्या होता है कि इससे लीगल एस्पेक्ट भी मोर और लेस, जैसे फॉर्मेट एक होगा एक ही चीज का, आप सादा लफ्जों में कह लीजिए तो याद रखिएगा उसको कंपेयर करना आसान होगा। कहता है वो ट्रांसपेरेंसी होगी, ज्यादा लोगों को उसकी समझ आती होगी, उसको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स वो लीगल हो, कल्चरल हो या कमर्शियल हो, वो जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होंगे उनके सारे सेम चलेंगे। यानी कि जो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है
लेकिन जो आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी वो गाइडलाइन पूरी दुनिया में फॉलो हो रही होगी। जबकि हम बात करेंगे यूएस की, तो यूएस के बने हुए फाइनेंशियल जो यूएस गैप्स के अकॉर्डिंग बने हुए होंगे, वो किसी दूसरी कंट्री में आप किसी दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप यूएस की कंपनीज के ही आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप कह लीजिएगा कि ये फिर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही वो सेम है। सर चंद जगहों पे आपका कहीं फर्क आएगा, वरना बड़ी सारी सिनेरियोज में आप समझिए कि वो ओवरलैप करेंगी चीजें एक दूसरे को। ठीक है, अब अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आई एम अलाउइंग यू कि आप हैंड रेज कीजिए, सो डैट कि मैं आप लोग को रिस्पॉन्स कर सकूं। आपने जो अगर आपका कोई क्वेश्चन है फीस का, कोई एग्जाम स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए आपको जो हमारी दूसरी क्लास थी जो फर्स्ट हमारी हो चुकी है, जिसका आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप अटेंड कीजिएगा। अभी वाली क्लास में आपने मेरे साथ जो हमने चीजें पढ़ने की कोशिश की, मैं इसको रिकैप करने की तरफ जाता हूँ। मैंने कहा ये डिफरेंट एरियाज हैं। हमने फर्स्ट एरिया जो 15% वाला है, जो कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, ठीक है, आप कह लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एरिया है, और उसमें भी हमारी डिसीजन मेकिंग के अबाउट है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह हमने इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, हम इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें हमने कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जुबान का नाम या सब्जेक्ट का नाम आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले किसको, यूजर्स को। यूजर्स किस तरह के होते हैं? सर यूजर आपके 4 तरह के होते हैं। सर यूजर को क्यों ये इसको देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को? ताकि वो डिसीजन कर सकें। किस तरह के डिसीजन कर सकें? ये डिफरेंट किस्म के डिसीजन हैं। उसके बाद सर अगर हम बात करें तो डिसीजन करने के लिए उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सर ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। सर वो डिसीजन कैसे करेंगे? उनके पास ये 3 चीजें होंगी तो डिसीजन कर पाएंगे, यानी कितने अगर वो काबिल हुए। उसके बाद हमने डिस्कस किया यूएस गैप का, और उसके अलावा आपके एफआरएस का। क्वेश्चन है बेसिकली यूएस गैप इज मेड फॉर यूएस मार्केट। जी अरम, आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल एग्रीड। ठीक है, वाइडली आपका ये यूके अप्रोच है जो जो आईएफआरएस है। जी फ्रांस शबीर साहब, आपने माइक खोला है सर, विदाउट हैंड रेज किया, लेकिन ओके आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी यहाँ तक कोई आपकी परेशानी हो? सर ये पेपर कोर्स में से आता है या आउट ऑफ कोर्स आता है, या कंसेप्चुअल सर बेस होता है, किस तरह का पेपर? सर मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ पेपर सिलेबस से आएगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू नहीं, अपनी जैसे सीए। हाँ जी जी। सर, जैसे सीए में होता है कंसेप्चुअल बेस होता है ना, वो पढ़ा देते हैं, तो मतलब है कि कोई भी वो उस तरह का मतलब है टेक्निक यूज होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो आपने मतलब एक तरह का आउट ऑफ आपका कोर्स सीए होता का है। सीए का आई कैप के साथ कितना ताल्लुक है आपका पुराना, मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सर मैं तो सीए के मतलब है कि 5-6 पेपर ही पास किए थे, इसी वजह से नहीं कर सका। जब वो टैक्स का बड़ी मुश्किल से टैक्स का और कास्ट का पेपर पास किया था, और FR1 क्लियर किया था, FR2 रह गया था, वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की वजह से नहीं पास होता था। सर मैं माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बस फर्क ये है कि यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, लेकिन ये भी कंसेप्चुअल ही होंगे। अगर आप कहते हैं कि कंसेप्चुअल नहीं होंगे, तो सर जैसे मैंने एक मिसाल बनाया कि जितना मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, इसके ऊपर आपके ज्यादा नहीं, मैं 40-50 क्वेश्चन खुद बना सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंट किस्म के घुमा ठीक है। घुमा के। ठीक है, तो अगर आप इसको ठीक मेरे है साथ जितना सर। मैं बढ़ा रहा हूँ आप इतना पढ़ते जाएंगे, तो मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ठीक होगा नहीं सर। पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक तो फिर होगा। तो भाईजान थैंक यू अगर सर। आप डेली का क्लास डेली आपने लेना है। ठीक है, डेली की क्लास आप डेली लेंगे। चलिए सर, याद अच्छा सर ये रखिएगा। जी जी सर। जी प्लीज। सर ये जी 5 days a वीक क्लासेस होंगी हमारी? नहीं सर, इसमें इनिशियली शायद मैं आपके साथ ये आपको मैनेजमेंट बता देगी, 3 दिन क्लास आपके साथ ले रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी 3 दिन क्लास चलेगी। वजह ये है कि बाकी दिनों में ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन इसमें इंशाल्लाह आपका सिलेबस कवर करवाना मेरी ड्यूटी है। ठीक है, आपको कभी जरूरत पड़ी तो आपकी पूरी क्लास के कंसेंसस के साथ फर्ज करें कि अगर कोई प्रैक्टिस सेशन रखना है, तो हम वीकेंड पे या जब भी आप कहेंगे वीक डेज में, हम इन तीनों दिनों के अलावा भी आपके साथ कुछ ना कुछ टाइम सेट कर लेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा होगा, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और बात को सर हम follow कर। अपीयर जो
एग्जाम एग्जाम में जो अपीयर है वो जून जुलाई में होंगे, जून जुलाई सेशन में? जी, मैं आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ जून जुलाई के लिए, मतलब मई जून के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। मई जून के लिए ठीक हो गया सर। लाइक मई जून से पहले पहले हमने कवर करना सर सारा ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क बताया था आपने? सर अब अभी अभी वो हवाला लगवाई है, अभी मैंने उसका एक स्केच बनाया, अभी तो उसमें रूप फूंक नहीं है। अभी देखा, अभी बैलेंस शीट का पहला एलिमेंट खुल गया है, बैलेंस क्योंकि शीट का। हाँ जी, हाँ। जी जी सर। अभी अभी हर चीज को बहुत डिटेल में, सर ये समझे कि आपको इंशाल्लाह बिजनेस की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, भाई बिजनेस होता क्या है, ठीक है। अभी तो समझे कि जी कुछ भी नहीं हमने पढ़ा, अभी मैंने जो मोटा मोटा पढ़ाया आप वही रखे। अगर आप कहें ना कि सर आपने कंपोनेंट्स बता दिए, मैंने कंपोनेंट्स बताया ही नहीं है। मैंने तो जस्ट आपको थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश की है कि ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर ओके। वो भी इसलिए दिखाए हैं कि बेसिकली मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊं, आपके सामने पिक्चर शक्ल में चीजें हों कि अच्छा ये चीज होती है, ये चीज होती है, ओके सर ठीक। ओके। ओके, जी ठीक है, सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, हम बैलेंस शीट पे आ गए मेरे दोस्तों। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके ऊपर उसने कौन सा कंपोनेंट, आपका फर्स्ट कंपोनेंट बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट के ऊपर आ गया हूँ सर। बैलेंस शीट के बारे में वो हमें डिटेल से अब समझाना शुरू कर रहा है, ठीक है। कहता है, अब आपको बताता चलूं, जो बैलेंस शीट होती है ये आपको इंफॉर्मेशन देती है। मैंने कहा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसने कहा एसेट्स के बारे में। अब एसेट्स क्या होते हैं इसको मैं डिटेल में पढ़ाना है। लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एंड ऑनर इक्विटी के बारे में देती है, ठीक है। लेकिन इसमें एट अ पॉइंट इन टाइम, ये चीज है। अब मैं आपको दोबारा से इस नजर से लेके चलता हूँ जिस नजर से हमने इसको पढ़ने की कोशिश की। चलिए सर, हमने किसको देखना है, बैलेंस शीट को। भाई म्यूट रखिएगा प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये देखिए, उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बैलेंस शीट जो होती है उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसने कहा एसेट्स आते हैं। उसने कहा क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं। सर ये देखिए एसेट्स। अब एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स। मैंने कहा सर फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, उसने कहा कि आपको बताता हूँ, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। आपको सर वन बाय वन चीजों का हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसमें आपको बताता चलूं जैसे के ऊपर क्या क्या चीजें आती हैं। इंशाल्लाह हमने इसको बहुत डिटेल में देखना है, इसको भी। एक मिनट दीजिएगा जी, इसको कैसे रोटेट करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। ओ यार, किन चक्करों में पड़ गया। तो इसको बाद में दिखा दूंगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, उसको मैं डाउनलोड करके फिर देखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा आपको बेनिफिट्स देते हैं। आपकी गाड़ी होगी, आपका लैपटॉप हो गया, आपके कैमरास हो गया, प्रिंटर्स हो गया, ऐसी चीजों के साथ ज्यादा एसेट वो आपको बेनिफिट देते हैं। इंटेंजिबल एसेट, जैसे मैं और आप जूम पे क्लास ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट के लिए जूम भी उनका एक एसेट है, ठीक है। यानी कि इंटेंजिबल ऐसी चीज एसेट्स होते हैं, ऐसी चीज होती हैं जो अदारे को फायदा तो देती हैं, लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। आपका जूम है, आपकी बिजनेस की गुडविल है, जो आपका मार्केट में नाम है, ये चीजें, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती हैं। इसको इसमें क्या क्या चीजें आती हैं हम देखेंगे। यानी कि आपको मैंने बताने की कोशिश की कि आपके पास क्या चीज होती है, एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या होते हैं एसेट्स। अभी एसेट्स मैंने आपको झलकी दिखा दिया कि एसेट्स में कैसी चीजें आ रही होती हैं। तो अगर आपको मजीद दिल करे तो एसेट्स और भी आ रहे होंगे। इसमें आपका इन्वेंट्रीज, यानी कि जो आपने चीजें बेचने के लिए ली हुई हैं, आपके ट्रेड डेटर्स हैं, आपके लोन्स हैं, आपके कैश एंड बैंक है, आपका स्टोर्स पे है, ये सारी चीजें एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखा रहा हूँ।
किस कंपनी के? जो कंपनी है आपकी, आप कह लीजिए निशात है, इसके मैंने अकाउंट खोले हुए हैं। आप किसी भी कंपनी के अकाउंट खोल सकते हैं जो लिस्टेड हो, मसला नहीं, हो यूएस की हो या वो पाकिस्तान की हो। आपकी लाइबिलिटीज सर, ये लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपने लोग के पैसे पे करने होते हैं। लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? अभी करंट नॉन करंट को छोड़ दें। जो आपने लोग के पैसे पे करने हैं, जो आपने किसी से उधार बोरिंग की हुई हैं, जो आपने लोगों ने डिविडेंड लेना है, वो आपने कोई टैक्स पे करना है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपने लोग के पैसे पे करने होते हैं। ऑनर इक्विटी, सर ऑनर इक्विटी क्या होता है? सर ऑनर इक्विटी ये होता है, अब ये देखिए यहाँ पे इसने हेडिंग नहीं बनाई हुई, आप ये समझिए कि इक्विटी आ रहा है, बस इसके साथ आपने एक वर्ड लगाना है ऑनर, ठीक है। तो जो ऑनर इक्विटी है, इसमें आपके कारोबार के मालिकान, जिन्होंने कारोबार स्टार्ट किया, जो ऑनर्स हैं, कंपनी हो या आपकी फर्म हो, ठीक है, उन्होंने कितने पैसे लगाए, यानी कि वो कैपिटल जो है, ठीक है। अभी ये इस पे ना जाइएगा, इशूड पेड आप क्या होता है, अथोराइज क्या होता है, बताऊंगा आपको टाइम पे। तो आपका जो कैपिटल उन्होंने लगाया हुआ कितना है, कारोबार ने पैसे कमाए हुए कितने हैं, और अभी कारोबार के पास पैसे हैं कितने, ये इक्विटी है, इसको ऑनर इक्विटी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने दिखाने की कोशिश की कि तीन चीजें आपकी आ रही होती हैं, लेकिन इसमें यह है कि एट अ पॉइंट इन टाइम, ये पॉइंट इन टाइम सर क्या बोला है? ये लिखा हुआ है कि आपका एज एट 30 जून 2024, इसको समझाने के लिए मैं आपको कहूंगा, आपके ग्रुप में एक मैसेज आया होगा कि योर क्लास विल स्टार्ट एट 8:30, यानी कि एक पॉइंट दिया गया कि इस पॉइंट के ऊपर क्लास स्टार्ट होगी, पॉइंट इन टाइम, यानी कि इतने बजे। 8:30 आपकी क्लास का क्या है? पॉइंट इन टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम है, ठीक है। अब एंडिंग क्या होगा, वो आपके सवालात ले जाएंगे, देखा जाएगा। अब जब आपकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है, तो ये किसी एक दिन खड़े होकर बनाई जाती है, ऐसा नहीं है। अब फर्ज करें रात को मेरे पास 5,000 रुपए है, सुबह मैं उठता हूँ तो मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। अच्छा कहाँ गए? अच्छा वो मेरी बहन ने निकाल लिए, मेरी जेब से पॉकेट से, मेरे वालदा ने निकाल लिए, बेगम ने निकाल लिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम आपकी जेब में कुछ कैश था, अगले टाइम सुबह जब उठे कुछ और कैश था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एसेट्स डिफरेंट टाइम पे चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल इस तरह बिजनेस में भी एक वक्त में आपने लोगों के कोई पैसे ज्यादा देने हैं, कभी आपने पे कर दिए, कम हो जाएंगे। तो हम जब बैलेंस शीट नॉर्मली बनाते हैं तो ये साल के एंड पे बनाई जा रही होती है। अब ये इसको कहा जाता है एज एड, कि जिस दिन बनाई जा रही होती है उसके साथ लिखा जाता है एज एड। ये अब किसी दिन की बैलेंस शीट बनी हुई है इस कारोबार की, इनके बाद जो एसेट आ रहे हैं ना, सारी चीजें, ये लायबिलिटीज आ रही हैं, ये इस दिन इनकी ये पोजीशन है। अब एक दिन बाद इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, 2 दिन बाद कुछ और चेंज हो जाएगी, 3 दिन बाद कुछ और चेंज हो जाएगी। कुछ लेने वाले ले लेंगे पैसे, कुछ देने वाले हम दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में में चेंज आ रही होती है, लेकिन बैलेंस शीट हर वक्त तैयार नहीं की जाती। बैलेंस शीट नॉर्मली जो तैयार की जाती है, ये यूजली एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? रिपोर्टिंग पीरियड ये होता है कि आपके अकाउंट्स बनाने के पीरियड को, ये अकाउंट्स का क्या पीरियड हो सकता है? ये जुलाई से दिसंबर हो सकता है, दिसंबर में बनाई जा रही है। ये जुलाई से जून हो सकता है। ये आपका फेब से जनवरी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ये नॉर्मली 12 माह का पीरियड होता है। तो सर बताइएगा कि आपको क्लैरिटी होगी यहाँ तक? एनीवन विद एनी क्वेश्चन? एनीवन विद एनी क्वेश्चन? जिनका नहीं भी है क्वेश्चन वो टाइप कर देंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग जाग रहे हैं। इतने मेहनती लोग इतनी ठंड में रजाई में बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, कोई हीटर पे बैठ के ले रहे हैं, कोई ब्लैंकेट के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा बताइए, आगे प्रोसीड करूं या यहाँ तक काफी है? सर आगे प्रोसीड करूं कि या यहाँ तक इनफ है? मेजोरिटी इज अथॉरिटी क्या कहते हैं? जब आपको मेरा ख्याल है कि आपको इंस्टीट्यूट वाले बता देंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी बुक दे देंगे, ठीक है। ये बुक आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका हम चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कह लीजिए कि ये फ्री होगी। हाँ, जो सॉफ्टवेयर है उसका भी मार्केट में 20,000 रुपये है, उसका भी हम आपको 10,000 रुपये में वो प्रोवाइड करेंगे, लेके हम जो है ना वो नहीं देंगे, ठीक है। तो चलें, आज हम क्योंकि बैलेंस शीट को पूरा देखना पड़ेगा, तो हम इसको कल ही इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर इसको देखेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपको मुलाकात होती है। क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ, और क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर चलता हूँ।
चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।